जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस मेंटोर में। आज की वीडियो हमारी निर्वाणा सीरीज़ की 5th वीडियो होने जा रही है। ठीक है, निर्वाणा सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इनके जो पीवाईक्यू हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके जितने भी क्वेश्चन आए उनको देख रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट के ऊपर हमने इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है। ठीक है, रोज़ हम 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम तक आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, और रिलेवेंट कंटेंट होगा। ठीक है, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्योंकि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ये चारों एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? यूपीएससी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो एग्ज़ामिनर है उसका माइंडसेट समझ पाएँगे। यदि आपने लास्ट की वीडियो यदि देखी होंगी तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कैसे स्टेटमेंट रिपीट होती हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उनकी स्टेटमेंट उसी तरह रिपीट है जैसी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, एज़ इट इज़ स्टेटमेंट उठा के पूछ देते हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ामिनर की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है? और उसका माइंडसेट समझ में आएगा, जो कि आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, ठीक है? वो कौन बना रहा है? वो स्टूडेंट बना रहे हैं। लेकिन जो ये पीवाईक्यू है, ये कौन बना रहा है? ये प्रोफ़ेसर बना रहे हैं। ठीक है? एग्ज़ाम के प्रोफ़ेसर बना रहे हैं। इसलिए इनको करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये जो सीरीज़ है, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये देखिए, इतना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कि किसी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, और अभी तक हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है फंडामेंटल राइट पे, आर्टिकल 21 के ऊपर। ठीक है, और ना ही ये क्वेश्चन आपको कोई कभी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़िए, और हाँ, इसका जो आंसर है इसमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी तक 4 वीडियो बनाई है, ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गिनती के 2-3 लोगों का नीचे कमेंट आता है। ठीक है, इतने व्यूज़ जा रहे हैं उस हिसाब से नीचे कमेंट नहीं आ रहे हैं कि इसका आंसर ये है। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा ये करने में। ठीक है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या-क्या है? ठीक है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, क्या-क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, विपरीत लिंगियों, ट्रांसजेंडर के अधिकार। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट ऑफ क्रेनियोपेगस ट्विन्स, क्रेनियोपेगस जुड़वाओं के अधिकार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट ऑफ मेंटली रिटार्टेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार। अब किसी को यदि ये नहीं मालूम होगा कि क्रेनियोपेगस क्या होता है, तो वो कैसे करे? ठीक है, किसी को ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को ये नहीं मालूम होगा कि यदि कि मंदित मना क्या होता है, वो कैसे करें? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर राइट की बात कर रहा है तो भाई सबके राइट हैं। ठीक है, यहाँ पे जीवन के अधिकार की बात कर रहा है, राइट टू लाइफ की बात कर रहा है। ठीक है, जब राइट टू लाइफ की बात कर रहा है तो ये सबके अधिकार यहाँ पे इंक्लूड हो रहे होंगे। क्रेनियोपेगस मतलब जिनके जो सिर जुड़े होते हैं ना, जो ट्विन्स जिनके सिर जुड़े हुए हैं, उनके अधिकार की बात कर रहा है, तो भाई वो उनका जीवन का अधिकार नहीं है क्या? है ना? तो इस तरह ये सही होगा। ट्रांसजेंडर भाई उनके राइट, उनका भी जीवन का अधिकार है, वो भी सही होगा। ठीक है, अब राइट टू मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड। ठीक है, तो भाई उसने यदि चाइल्ड को बियर करके रखा हुआ, बच्चे को जन्म दे रहा है, ठीक है, वो महिला जन्म जन्म दे रही है, तो भाई उसके भी अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन पर क्या मारना है हमको? ऑल ऑफ द अबव मारो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन के अधिकार की बात कर रहे हैं, जीवन का अधिकार किसी का भी अधिकार है इसमें, तो वो सब इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो देखा आपने कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल द फंडामेंटल राइट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा,
एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। सी, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा। डी क्या है, द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और जो कल के दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर मैं आज बताऊंगा, तो मैं वीडियो के अंत में उन दो क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा कि उनका आंसर क्या है। ठीक है, और ठीक है, और आज आपको क्या करना है, आपको ये 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको कल बताऊंगा। आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा और आपको भी फायदा होगा इसका। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होगा, मुझे ही फायदा हो रहा है, मैं बस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, ऐसा मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो 65 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लोगों के 2-3 क्वेश्चन इसी चीज़ में गलत हो जाते हैं, करेक्ट नॉन करेक्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट ये किस आर्टिकल में आते हैं, ये आर्टिकल हमारे 29-30। ठीक है, 29 और 30 जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज द राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है, यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा कि ये स्टेटमेंट जो है, ये दोनों हिंदी इंग्लिश में ये सही है। ठीक है, फिर देखते हैं ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी आपको जाना पहचाना सा लगेगा, यदि आप कंटिन्यू जो हमारी सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं, 4 क्लास आपने देखी है, आपको फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये देखी देखी लगेगी। कैसे, धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने, उनका संचालन करने का अधिकार। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो 2 दिन से ये स्टेटमेंट कंटिन्यूस रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ये फायदा होता है, यदि आपने लास्ट क्वेश्चन किए होंगे तो आपको मालूम होता कि भाई स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 2 दिन से ये स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। ठीक है, हम रोज 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हर दिन एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें ये स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। ठीक है, ये फायदा होता है पीवाईक्यू का। फिर देखते हैं बी ऑप्शन। देखिए, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund or ground of religion, race और language। ये स्टेटमेंट भी रिपीट हुई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी रिपीट हुई है। ठीक है, हम पीवाईक्यू हमने जितने भी किए हैं अभी 4 दिन, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब तो गलत क्या है, गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो सकती है। देखते हैं, शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा। क्या लिखा है, भेदभाव करेगा, लेकिन असली में क्या है, भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ यदि भेदभाव नहीं करेगा ऐसा लिखा होता तो ये सही होता। यहाँ पे लास्ट में इसने ये खेल दिया, पूरा सही बोला, आखिरी में यहाँ पे एक स्टेटमेंट घुमा दिया। इस तरह ये गलत हो जाता है, और इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। ठीक है, सी जो है ये सही नहीं है। द स्टेट शेल इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो आपने देखा कितना फायदा होता है हमारे पीवाईक्यू करने का। ये स्टेटमेंट रिपीट है, ये स्टेटमेंट रिपीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन इन इंडिया? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 ऑफ 14 ईयर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ना? इससे पहले 2 बार ये स्टेटमेंट आई जिसमें बोला था 11 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना? लेकिन इसमें सही स्टेटमेंट है, तो इसमें सही बोला है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हो चुकी है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। द इम्पेरेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक्ट की बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट इज दैट स्कूल मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई एक्ट हम बनाएंगे उसमें तो ये तो सब लिखेंगे ना कि टीचर होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर होनी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये बात सही है, और हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। ये बात भी सही है। ये क्या पॉजिटिव है? कोई भी स्कीम हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, ठीक है, उसमें यदि पॉजिटिव बोल रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव बोल रहा है तो वो सही होता है। यदि माइनॉरिटी, कोई माइनॉरिटी है, एससी है, एसटी है, वुमेन है, ठीक है, ये वल्नरेबल सेक्शन हो गया, ट्रांसजेंडर हो गए, यदि इनके लिए कोई भी स्कीम आती है, ठीक है, कोई एक्ट आता है, उसके ऊपर यदि क्वेश्चन आता है, तो यदि स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, उनके फायदे के लिए है, तो वो स्टेटमेंट आप सही कंसीडर करके चलिए। ठीक है, यदि कोई स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, ठीक है, और उनके फायदे की जगह इनके नुकसान की बात करती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होती है। यदि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, हो गए 4 क्वेश्चन हमारे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? आप देख रहे होंगे आर्टिकल 21 के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है, 32, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो इनको अच्छे से डीप में पढ़ने का, ठीक है, और इन पे क्वेश्चन लगाने का। क्वेश्चन तो बाकी हम इसमें बहुत सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, सारे डायमेंशन जो हैं क्वेश्चन के, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज से जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पेड कोर्स चला रहे हैं इसका। ठीक है, 5,000 6,000 में आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ इनके क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब फ्री में आपको मिल रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है। आर्टिकल 21 is violated when the under trial prisoners are detained under judicial custody for an indefinite period। क्या बोला? indefinite period। indefinite period के लिए उसे डिटेन करके रख दिया यदि, ठीक है, न्यायिक हिरासत में अनिश्चित अवधि के लिए रख दिया है, तो उसका आर्टिकल 21 जो है वॉयलेट होगा। तो सही बात है, अनिश्चित अवधि के लिए यदि आप किसी को रखोगे, ठीक है, डिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, हिरासत में, न्यायिक हिरासत में, न्यायिक हिरासत में अनिश्चित अवधि के लिए रखा हुआ है, तो ये वॉयलेट होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट एंड नॉट इवन द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू वायलेट दैट राइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्य के पास भी अधिकार नहीं कि वो किसी के राइट टू लाइफ है उसको छीन सके। आपने देखा होगा नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपको देखा होगा कि सभी आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते। ठीक है, तो राज्य के पास भी ये अधिकार नहीं है, ठीक है, कि वो अतिक्रमण करे जीवन के अधिकार को, राइट टू लाइफ को। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है।
फिर बात करें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम नहीं है। अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ अ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो ये आपको क्या लगता है, सही है गलत है? इसमें क्या बोल रहा है कि महिला को अपना जो जननात्मक चयन, किसको जन्म देना है या नहीं देना, वो चयन करने का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का आयाम नहीं है। ये तो गलत है ना। तो किसको जन्म देना है नहीं देना है ये तो उसका अधिकार है ना। उसकी ये तो उसकी चॉइस है ना। ये तो उसकी पर्सनल लिबर्टी का डायमेंशन हो गया। किसको जन्म देना है या नहीं देना वो महिला के ऊपर है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम नहीं है। तो ये बात गलत है, उसका एक स्वतंत्रता का आयाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2। तो आप बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मज़ा आ रहा है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। ठीक है, और 65 का आंसर जो है ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, उसका आंसर मैं आपको कल बताऊँगा। अब बात करते हैं कल जो मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, है ना? 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर क्या है? तो चलो चलते हैं उस पे। ठीक है, तो जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उस वो ये था, आर्टिकल 12 जो है, ठीक है, उसमें स्टेट जो है, स्टेट क्या है? ठीक है, तो स्टेट को डिफाइन करना था हमको, राज्य का सही अर्थ पूछ बताना था आर्टिकल 12 के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसका आशय भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानमंडलों तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों से। ठीक है, इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, आप इसको कीजिए। ठीक है, और आर्टिकल 12 जो है उसको थोड़ा डीप में जाके पढ़िए। जो बेयर एक्ट होता है उसमें जाके आर्टिकल 12 को पढ़िए, थोड़ा डीप में जिसको जाके पढ़िए। ठीक है, उसमें और अच्छे से दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई और कौन सा क्वेश्चन था, ये ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो नागरिकों के लिए कौन से उपलब्ध है पहले ये हम देखते हैं। तो नागरिकों के लिए उपलब्ध कौन सा, 15, इसमें पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ जो सिटीजन्स हैं उनको उनको अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी फिर जो है ये आपको जो गैर नागरिक हैं उनको भी अवेलेबल है। तो वाक और स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। तो ये तो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, रोजगार के मामलों में विभेद न करना, तो ये किस में आता है, ये आर्टिकल 16। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 15, 16, 19, 29, 30 था ना, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 और 4 हटा दीजिए, 1 और 4 हटेगा तो ए और बी आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें आत्म दोषारोपण से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये कौन सा है, आर्टिकल 20 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20। अंतकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसेंस, ये कौन सा हो जाएगा, ये आर्टिकल 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 25 जो है ये जो नागरिक हैं गैर नागरिक हैं दोनों को प्रोवाइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे करना है। अब आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको आपको जो ये 65 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, और जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे पॉलिटी के लिए तो उसके बाद मैं आपको एक कंपाइलेशन दे दूंगा जिसमें पॉलिटी के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उससे आप एज अ टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, आपके पास रिलेवेंट कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज से अच्छा आप इसको लगाइए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।